हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। दुनिया भर से क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? धन्यवाद ब्रज, उंगलियों पे दुनिया में आपका स्वागत है। आज खबरों का सफर चीन की कल की बैठक के बाद पूरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं से शुरू होगा, क्योंकि अब चीन के सीईओ की बैठक में जो फैसले हुए हैं उन पर दुनिया के अन्य देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बीजिंग ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के ढांचे में जो नया ग्लोबल ऑर्डर पेश किया है, उसमें सुरक्षा पर और इकोनॉमिक सहयोग पर ध्यान दिया गया है। खासतौर से एससीओ देशों के लिए एक बड़ा पैकेज चीन ने घोषित किया है। यही इसी बैठक में पुतिन ने ये कहा है कि एससीओ देशों को मिलकर एक बॉन्ड जारी करना चाहिए, ग्लोबल बॉन्ड जारी करना चाहिए, जिससे कि डॉलर का प्रभाव कम हो सके। ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव था इस बैठक का, और इस पर प्रतिक्रिया हुई है। पुतिन ने नाटो के विस्तार की निंदा भी की है और कहा है कि वो सीमा क्षेत्रों में फौजी तैयारी बढ़ाएंगे। इसके बाद ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने एससीओ के ग्लोबल ऑर्डर प्लान पे सख्त रुख अपनाने की मांग की है। तो आज दुनिया के बाजार और कूटनीतिक हलकों में एससीओ की बैठक पर ट्रंप की या व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस का जो एससीओ बॉन्ड है उसके प्रस्ताव पर चिंता जताई है और एकजुटता दोहराने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आज कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की चिप टेक्नोलॉजी पर नए एक्सपोर्ट बैन लगाए हैं, जिससे चिप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। भारत पर ट्रंप ने फिर अपने सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने ट्रेड डील के लिए शून्य ड्यूटी की पेशकश की है, जो कि भारत की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये कहा है कि भारत अमेरिका के बाजार का फायदा उठाता है, अपना बाजार नहीं खोलता है। और उन्होंने कहा है कि मैं भारत के साथ कारोबारी रिश्तों में फेयर प्ले बहाल करूंगा। इधर ईयू ने ये कहा है कि वॉन डेर लेयन का जो ईयू की कमिश्नर है, उनका विमान जीपीएस जैमिंग का शिकार हुआ है, और इसमें रूस की भूमिका हो सकती है। हालांकि रूस ने इस पर इनकार किया है। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक के साइड लाइंस में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि चीन और रूस और ईरान ने यूरोप पर जो ईरान के ने यूरोप ने जो कोशिश शुरू की है ईरान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नए प्रतिबंध लगाए जाने की, इसकी कोशिश को खारिज किया है। ये इस घटनाक्रम का भी आज हमें प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देगी। इधर इसराइल ने गाजा के हिस्से में टैंक से हमला तेज किया है और सीज फायर पर बातचीत रुक गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर फिर नए टकराव की संभावना बनती दिख रही है। इससे आज हमने कल चिप कंपनियों के शेयर्स में गिरावट भी देखी है। चीन का अगस्त का सर्विस पीएमआई सुधरा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दिखाई दी है। यूरोप के फैक्ट्रियों में पीएमआई में हल्की बढ़त दिख रही है, लेकिन एशिया में अभी सुस्ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की महंगाई 4 महीने की न्यूनतम स्तर पर आ गई है, हालांकि महंगाई दर 23% के आसपास बनी हुई है। ब्राजील का पीएमआई गिरा है, थोड़े शुरुआती मंदी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी बाजार में आज बड़ी हलचल है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, सुबह $2490 के प्रति औंस पर है। भारत में सोने और चांदी की कीमत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। चांदी की कीमत में तेजी का तूफान जारी है, और फिलहाल जो संकेत है बाजार से कि इनमें मजबूती बने रहने की संभावना है। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में मजबूती आई है। दोनों कच्चे तेल के दोनों फ्यूचर्स में स्थिरता दिख रही है, क्योंकि रूस से आने वाली आपूर्ति में कमी की संभावना दिख रही है। ब्रेंट करीब $68 पर ट्रेड कर रहा है। चीन का उत्पादन घटने से एल्यूमिनियम के प्राइसेस में बढ़ोतरी दिखी है, करीब 1.6% की बढ़त आई है। कॉपर में भी मजबूती दिख रही है। एग्री कमोडिटीज में गेहूं की कीमतें आज सुबह बढ़ती दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में भी मजबूती आती दिखाई दी। और विदेशी मुद्रा बाजार में ब्याज दर घटने की संभावना से डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर है, 98 से नीचे स्थिर है। और ये कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुद्राओं को मजबूत कर रही है। लेकिन चीन में कमजोर पीएमआई के बाद युआन में हमने हल्की गिरावट देखी है। रुपए में तेज गिरावट जारी है। डॉलर की कमजोरी के बावजूद रुपया टूट रहा है। कल सबसे निचला स्तर छूने के बाद रिजर्व बैंक ने दखल दी थी और इसके बाद कुछ सुधार आया था। आज रुपए पर बाजार की निगाह रहेगी कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली या जो इंपोर्टर्स की हेजिंग है, उस वजह से रुपया किस दिशा में जाता है। लेकिन गिरावट की संभावना और बनी हुई और दबाव दबाव दिख रहा है। क्रिप्टो के लिए आज चर्चा भरा दिन है। कल पिछले 24 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो बाजार में काफी घटनाक्रम हुए हैं। ट्रंप परिवार से जुड़े WLFI के टोकन की जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, उसके टोकन की ट्रेडिंग शुरू हुई है। भारी उतार चढ़ाव दिखा है, गिरावट आई है। नियामकों की इस टोकन पर पैनी नजर है, क्योंकि अपने तरीके का पहला महत्वपूर्ण टोकन है जो ट्रंप परिवार की तरफ से आया है। इधर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने टोक्यो में क्रिप्टो समिट में शिरकत की है। वहां जापान की जो प्रमुख क्रिप्टो कंपनी है मेटा प्लैनेट, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और उसकी वोटिंग चल रही है।
क्रिप्टो बाजार आज सीमित दायरे में है। बिटकॉइन करीब 110 हजार डॉलर से नीचे है। इथेरियम को 44 डॉलर का स्तर पार करने में दिक्कत हो रही है। सोलाना फिर $200 से नीचे फिसल गया है। यूरोप में टेस्ला की समस्याएं जारी है। कॉर्पोरेट घटनाक्रम में टेस्ला इस आज की सबसे बड़ी खबर है। पूरे यूरोप में टेस्ला की बिक्री में तेज गिरावट आई है। स्वीडन जैसे कुछ बाजारों में तो बड़ी गिरावट है। करीब करीब 13% की कमी हुई है बिक्री में टेस्ला की कारों की यूरोप में। शेयर 2.5% से ज्यादा टूट गया है। दूसरी जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है टेस्ला की BYD, उसके भी उत्पादन में कमी आई है। अगस्त में उत्पादन 7% घटा है। चीन की इसकी ईवी कंपनी का स्टॉक भी 4% गिरा है। इधर अबू धाबी समर्थित एक कंपनी है G42 जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, उसने भारत सहित साउथ एशिया में अपने चिप सप्लाई के लिए डील्स में बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो बाजार को प्रभावित करेंगे। जियो का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। करीब करीब $12 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का टारगेट है। 2026 में लिस्टिंग की तैयारी है। बाजार में इसकी तैयारियां शुरू हो गई। सरकार ने गेमिंग कंपनियों को रियल मनी गेमिंग के नियमों को में बदलाव करके उसे प्रतिबंधित कर दिया और इसके बाद गेमिंग कंपनियां गहरे संकट में। 2000 से ज्यादा नौकरियां खतरे में हैं। चालू खाते के घाटे के मोर्चे से एक भारत के लिए थोड़ी संतोषजनक खबर आई। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चालू खाते का घाटा थोड़ा सिकुड़कर 0.2% के आसपास हो गया। जनवरी में सरप्लस में था, लेकिन इसका असर हमें ये महत्वपूर्ण यह है कि इस बार इस तिमाही में भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट में कमी आई है और आयात भी थोड़ा संतुलित रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक जो रिजर्व बैंक लेने वाला है वो बॉन्ड ग्राहकों के साथ है। सरकार के अगले छमाही का जो बोरोइंग कार्यक्रम है उसे आ रहा है, उससे पहले बॉन्ड के इन्वेस्टर से, खासतौर से बैंकर्स के साथ आरबीआई की एक बैठक होने वाली है, ताकि बॉन्ड बाजार जीएसटी की रोशनी में, सरकार पर बढ़ते फिस्कल डेफिसिट की संभावना की रोशनी में बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज न वसूले और उधारी की लागत नियंत्रण में रहे। कॉर्पोरेट खबरों में दो महत्वपूर्ण खबरें आज सुबह की। अशोक लेलैंड बैटरी निर्माण में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी। स्टॉक मार्केट में स्टॉक पर असर दिखाई देगा इस खबर का। और जर्मनी का डायचे बैंक भारत में अपना रिटेल बैंकिंग कारोबार बेचने की तैयारी कर रहा है। अगले 24 घंटों में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की निगाह अमेरिका में जॉब डेटा पर होगी, जिसको लेकर तमाम कयास और चुनौतियां पिछले 2-3 महीने में दिखाई दी हैं। जब पिछली बार डेटा आया था उसका डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर सवाल उठाए थे और लेबर ऑफिसर को हटा भी दिया था। ये आंकड़ा ये बताएगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति क्या है, क्योंकि मूडीज के इकोनॉमिस्ट ने अपनी एनालिसिस में अमेरिका के आधे हिस्से के मंदी में होने की संभावना जाहिर की है, और जबकि सरकार कह रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अच्छी है। जॉब डेटा का असर हमें शेयर बाजार पर, डॉलर पर, रुपए पर, क्रिप्टो पर दिखाई देगा। आरबीआई बॉन्ड मार्केट में कैसे हस्तक्षेप करता है, बॉन्ड बायर्स के साथ क्या बैठक में तय होता है, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा से वापस आ गए हैं भारत, तो अब भारत की तरफ से चीन के साथ निवेश को लेकर और कारोबार बढ़ाने को लेकर नए कदमों की उम्मीद की जा रही है अगले कुछ दिनों में। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रिज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।